जी लास्ट वाले लेक्चर में हम बेसिक एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं रिएक्शन की प्रोग्रेस को स्टडी करने के वो हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शन को रिएक्शन के रेट की बेस पे दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। जिसमें एक क्लास को हमने स्लो रिएक्शन का नाम दिया था और दूसरी क्लास को हमने फास्ट रिएक्शन का नाम दिया था। दोनों रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करने के लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं उनको भी नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल स्लो रिएक्शन के लिए हमने कहा था कि कन्वेंशनल मेथड यूज होते हैं, नो टॉकिंग। जबकि फास्ट रिएक्शन के लिए हमने कहा था कि एडवांस या मॉडर्न मेथड। कन्वेंशनल मेथड्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया था। एक को हमने डायरेक्ट मेथड्स का नाम दिया था और दूसरी क्लास को हमने इनडायरेक्ट मेथड्स का नाम दिया था। इनडायरेक्ट मेथड्स को हमने फर्दर कई क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री था, जिसमें कंडक्टोमेट्री था, जिसमें पोलैरिमेट्री था, जिसमें पीएच था, जिसमें बैरोमेट्री था, जिसमें डिस्कोमेट्री था, जबकि जो एडवांस रिएक्शंस हैं उनकी काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए जो मेथड यूज होते हैं उनको भी फर्दर कई क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। जिसमें एक क्लास है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, जिसमें दूसरी क्लास है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, जिसमें एक और क्लास है फ्लो मेथड्स, और इसमें एक और क्लास है पल्स मेथड। और भी कई क्लासेस हो सकती है लेकिन मैं नहीं कर सकता। कितनी है? 4 क्लासेस हैं। किसने पूछा है? क्या पूछना चाह रहे हो? रियली यही क्वेश्चन है। मैंने कहा कि जो फास्ट रिएक्शंस हैं इनकी काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए जो मेथड यूज होते हैं उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। यानी फास्ट रिएक्शन के की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो एडवांस मेथड्स कहलाते हैं या मॉडर्न मेथड्स कहलाते हैं। उन मॉडर्न मेथड्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, वो 4 क्लासेस ये हैं: स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड,
इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, फ्लो मेथड्स एंड पल्स मेथड्स। अब मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा और आप लोगों के पास टाइम कम है, लिहाजा मैं इसको ब्रीफली बताने लगा हूं। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हैं इनमें इनफैक्ट लाइट और जो मटेरियल है इसके दरमियान इंटरेक्शन की बेस पर रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। और ये फर्दर 3 किस्म के हैं जो आमतौर पर यूज होते हैं। इसमें ESR है, इसमें NMR है और इसमें मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। ESR से मुराद इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। NMR से मुराद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री को मैंने बता दिया है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं इसमें जो मेजरमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेरिएबल्स की बेस पर की जाती हैं। और इनको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक क्लास कहलाती है पोटेंशियल स्वीप मेथड, दूसरी क्लास जो है वो कहलाती है पोटेंशियल स्टेप मेथड। जो पोटेंशियल स्वीप मेथड हैं इनको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक क्लास कहलाती है लीनियर वोल्टामीट्री, दूसरी क्लास कहलाती है साइक्लिक वोल्टामीट्री। जबकि जो पोटेंशियल स्टेप मेथड्स हैं इनको भी फर्दर कई क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, लाइक सिंपली करंट स्टेप मेथड और पोटेंशियल स्टेप मेथड। इनफैक्ट इसको नाम दिया जाना चाहिए स्टेप सिंपली स्टेप मेथड। अब मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा तो वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी या आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगी। जो फ्लो मेथड्स हैं इनको भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक मेथड कहलाता है कंटीन्यूअस फ्लो मेथड, और जो सेकंड क्लास है वो डिसकंटीन्यूअस फ्लो मेथड कहलाता है। इनके और भी कई नाम लिटरेचर में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो कंटीन्यूअस मेथड है इसको कंटीन्यूअस फ्लो मेथड कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है ना वो लिटरेचर में मिलता है स्टॉप्ड फ्लो मेथड। मैं इनकी भी डिटेल में नहीं जाऊंगा।
जो पल्स मेथड हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पल्स मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है उसको रिलैक्सेशन मेथड कहा जाता है। इन अदर वर्ड, पल्स मेथड का दूसरा नाम रिलैक्सेशन मेथड है। अब ये जो रिलैक्सेशन मेथड है इसको फर्दर कई क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर जंप मेथड, for example pressure jump method, for example concentration jump method, ये जो रिलैक्सेशन मेथड्स हैं ये लगभग 1950 में आइगन वैल्यू फंक्शन आपने सुना है ना, वही ना, इसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। और इसके इस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन पर लगभग 1960 में इसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। मैं सिर्फ इन्हीं मेथड की बात करना चाहता हूं ब्रीफली। मैंने इन मेथड्स की डिटेल आपसे इसलिए डिस्कस नहीं की कि एक तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, इतनी डिटेल में हम स्टडी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि मसलन इन टेक्निक्स को समझने के लिए आपका मसलन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग किस्म का बैकग्राउंड होना चाहिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्ट्रॉन्ग किस्म का बैकग्राउंड होना चाहिए आपको। ESR, NMR, मैस, ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं उनकी फंडामेंटल्स का आना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस कम वक्त में कवर नहीं की जा सकती और ना ही ये डिटेल में आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो मैं रिलैक्सेशन मेथड पर थोड़ी डिटेल में बात करना चाहता हूँ। रिलैक्सेशन मेथड को समझने के लिए मैं ये जनरल रिएक्शन स्कीम आपको दे रहा हूँ। मसलन A कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट B में जा रहा है, यानी आपने रिएक्शन वेसल के अंदर रिएक्शन इनिशिएट किया। सपोज करें कि इससे B और C प्रोडक्ट बने। ये क्लास पढ़ते हुए कुछ याद आ जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मसलन ये आपके पास रिएक्शन वेसल है, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट B और C में जा रहा है, इसके अंदर ही रिएक्शन हो रहा है। A जो है वो प्रोडक्ट B और C में जा रहा है। ये जो रिएक्शन है ये सपोज रिवर्सिबल रिएक्शन है। कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमने रिएक्शन A से इनिशिएट किया और सिस्टम A जो है उसने B जनरेट किया और C जनरेट किया।
इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम था, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल आ गया। वो जो स्टेज थी ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का हम नाम देते हैं। आपने रिएक्शन इनिशिएट किया, सिस्टम ने इक्विलिब्रियम गेन कर लिया। अब ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, और ये जो इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, और इसे मैं इनिशियल इक्विलिब्रियम का नाम देता हूं। आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने के कई तरीके हो सकते हैं। मसलन आपने एफएससी की क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मैं इस बी की कंसंट्रेशन को कम कर देता हूं तो रिएक्शन किस तरफ को जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। अगर मैं इस ए की कंसंट्रेशन को कम कर देता हूं, यानी ए को इस रिएक्शन वेसल से रिमूव कर देता हूं, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन को मैं एक साइड से दूसरी साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। किस तरीके से कर रहा हूं और किस फैक्टर से कर रहा हूं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज किया जाए तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। ये प्रोसेस एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का जो प्रोसेस है इसे टर्मिनोलॉजी में पर्टर्बेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन स्ट्रेस है जो मैं सिस्टम पर अप्लाई कर रहा हूं, उसके नतीजे में सिस्टम अपने आप को सिस्टम रिस्पांस करता है, और सिस्टम ये चाहता है कि वो जो स्ट्रेस, जो पर्टर्बेशन मैंने अप्लाई की है, उसके इंपैक्ट को कम किया जाए। ये प्रिंसिपल तो आप जानते हैं ना कि पर्टर्बेशन मैंने पैदा की है, लेकिन सिस्टम अपने आप को रीअरेंज करता है, और इस तरह से रीअरेंज करता है कि उस पर्टर्बेशन, उस स्ट्रेस का इंपैक्ट कम हो सके। उसके नतीजे में सिस्टम अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है और सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है। इस सिस्टम के इस बिहेवियर को रिलैक्सेशन कहा जाता है। पर्टर्बेशन मैंने काज की है और रिलैक्सेशन सिस्टम ने दी है। एक सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए और उसके नतीजे में सिस्टम अपने आप को रिलैक्स करने की जो कोशिश करता है, उस रिलैक्सेशन बिहेवियर को यूज किया जा सकता है टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। इसलिए ये मेथड रिलैक्सेशन मेथड्स कहलाते हैं। अब रिलैक्सेशन मेथड्स की ये लिमिटेशन है कि ये लिमिटेड हैं रिवर्सिबल रिएक्शन तक, क्योंकि ये बिहेवियर सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में हो सकता है। और अब ये जो पर्टर्बेशन है ये काज करने के डिफरेंट वेज हैं। मसलन एक वेज मैंने बताया कि मैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को वेरी करता हूं। सिस्टम जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, उसमें से उस सिस्टम में मौजूद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को सडनली चेंज किया जाए तो सिस्टम अपने आप को रिलैक्स करता है। ये जो सडन चेंज है ये मैं कंसंट्रेशन से क्रिएट कर सकता हूं। अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है तो फिर मैं यही काम टेंपरेचर से भी ले सकता हूं। मसलन मैं सपोज करता हूं कि हीट इधर है, प्रोसेस कौन सा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। लेकिन अगर हीट प्रोडक्ट का हिस्सा हो तो फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा।
मैंने सपोज किया कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अगर मैं इस सिस्टम को हीट करता हूं तो इक्विलिब्रियम सिस्टम किस तरफ को जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ताकि इस स्ट्रेस, इस पर्टर्बेशन का इंपैक्ट कम हो सके। अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो फिर सिस्टम किस तरफ को जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी मैं ये पर्टर्बेशन वाला काम कंसंट्रेशन से भी ले सकता हूं, ये काम मैं टेम्परेचर से भी ले सकता हूं। और अगर ये रिएक्शन गैस फेज में है तो यही काम मैं प्रेशर से भी ले सकता हूं। प्रेशर के लिए भी यही टेक्निक होगी कि आप बी को अगर रिएक्शन वेसल से रिमूव करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टेंपरेचर चेंज करना, प्रेशर चेंज करना, ये तो आसान है, लेकिन ये कंसंट्रेशन कैसे हम चेंज करते हैं? रिएक्शन वेसल में से बी की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? बट इसके लिए ना डिफरेंट टेक्निक्स हैं और बहुत इजी किस्म की टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन गैस फेज में है तो एक जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उस पर एक गैस को कंडेंस किया जा सकता है, जबकि दूसरी गैस फेज में होती है। और जो कंडेंस हो सकती है उसमें लिक्विड को नीचे से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एक वे ये है। दूसरा वे ये है कि रिएक्शन वेसल के अंदर आप कोई ऐसी चीज अटैच कर देते हैं जो कि एडजॉर्बेंट का काम करती है, और वो एडजॉर्बेंट सपोज इस बी के लिए अट्रैक्शन रखता है। तो ये जो बी है ये बल्क मीडियम से इधर इसकी सरफेस पर आकर अटैच हो जाता है, जिसके नतीजे में इधर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और ये सॉल्यूशन फेज में भी हो सकता है। मसलन ये सॉल्यूशन है सारा और बी लिक्विड मीडियम के अंदर मौजूद है। मैंने इधर एक स्ट्रिप ऐसी डाल दी है जो बी के लिए अफिनिटी रखती है। तो इस बी को मैं इसकी सरफेस पर जब एब्जॉर्ब करवाऊंगा तो बल्क रीजन के अंदर बी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ये मैंने दो टेक्निक्स बताई हैं। अल्टरनेट और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे बी को रिएक्शन वेसल से निकाला जा सकता है या ए को निकाला जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो मैं बताना ये चाहता था कि मैं पर्टर्बेशन कंसंट्रेशन से काज कर सकता हूं, टेम्परेचर से काज कर सकता हूं, और मैं प्रेशर से काज कर सकता हूं। अगर मैं पर्टर्बेशन काज करता हूं कंसंट्रेशन से, फिर ये कंसंट्रेशन जंप मेथड कहलाएगा। अगर मैं पर्टर्बेशन काज करता हूं प्रेशर से तो फिर ये प्रेशर जंप मेथड कहलाएगा। अगर मैं पर्टर्बेशन काज करता हूं टेम्परेचर से तो फिर ये टेम्परेचर जंप मेथड कहलाएगा। तो मेरा ख्याल है दो टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, जिसमें एक पर्टर्बेशन है और एक रिलैक्सेशन है। और फिर मैंने बताया कि ये जो पर्टर्बेशन है ये 3 डिफरेंट तरीकों से काज की जा सकती है, और उसी की बेस पे रिलैक्सेशन मेथड्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसकी काइनेटिक्स की तरफ आते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि अपोजिंग रिएक्शन के केस में आपने स्टडी किया था। मैं सपोज करता हूं कि ए कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बी में जा रहा है। इसके लिए रेट कांस्टेंट Kf है। बी बैकवर्ड ए में जा रहा है, इसके लिए रेट कांस्टेंट Kb है। हम ये सपोज करते हैं कि जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है, रिलैक्सेशन मेथड में रिएक्शन को इनिशिएट किया जाता है और उसे इक्विलिब्रियम तक जाने दिया जाता है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम गेन कर चुका होता है, इस बात का कैसे कंफर्मेशन होगी कि सिस्टम ने इक्विलिब्रियम गेन कर लिया? कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो वेरिएबल नहीं रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी।
सेम किसने कहा? सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। यानी इक्विलिब्रियम के लिए ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो, लेकिन ये जरूरी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो। कंसंट्रेशन का सेम होना कंडीशन नहीं है, वो डिफरेंट भी हो सकती है और इवन डिफरेंट कंसंट्रेशन पर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम गेन कर सकता है। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम पर मैं सपोज करता हूं कि जो ए की कंसंट्रेशन है वो स्मॉल ए है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, और बी की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो स्मॉल बी है। मैंने सिस्टम के अंदर परटर्बेशन कॉज की। मैं सपोज करता हूं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हीट प्रोडक्ट का हिस्सा है। मैंने यूं किया कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो सिस्टम किस तरफ को जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। अगर सिस्टम बैकवर्ड जाएगा तो हम सपोज करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम टी पर ये जो कंसंट्रेशन है ये A प्लस एक्स हो जाएगी और ये B माइनस एक्स हो जाएगी। इसके लिए जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है RF, वो किसके इक्वल होगा? किस पर डिपेंड करेगा? A की अवेलेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, यानी RF विल बी इक्वल टू AF, और A की किसी भी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम, फर्स्ट इक्विलिब्रियम के बाद, उसको मैंने A प्लस एक्स का नाम दिया है। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? RB KB, और B की अवेलेबल कंसंट्रेशन क्या है? B माइनस एक्स। RF और RB, नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? नेट रेट ऑफ रिएक्शन उसको हमने dx ओवर dt से रिप्रेजेंट किया था। किसके इक्वल होना चाहिए? RB माइनस RF। क्यों? परटर्बेशन जो हमने काज की है उसके नतीजे में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो RB की वैल्यू RF से ज्यादा होगी, यानी dx ओवर dt will be equal to KB A plus x minus KF into B minus x। ठीक लिखा है। आप बताएंगे कि जब मैंने परटर्बेशन कॉज की थी तो सिस्टम किस कंडीशन पे था? इक्विलिब्रियम पे था। जब मैंने परटर्बेशन कॉज की तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, जिसको मैंने इनिशियल इक्विलिब्रियम का नाम दिया। तब A की कंसंट्रेशन स्मॉल a थी और B की कंसंट्रेशन स्मॉल b थी। तो एट इनिशियल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? RF should be equal to RB। जब इनिशियल इक्विलिब्रियम था तो ये KF और ये A था, ये KB और ये स्मॉल b था। यानी परटर्बेशन कॉज करने से पहले सिस्टम इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था, यानी KFA इज इक्वल टू KBB है। ये मैंने क्यों यूज किया है ये मैं इधर बताने लगा। dx ओवर dt इज इक्वल टू KB को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, KBA सही गलत लिखा हुआ है, b माइनस एक्स पहले आएगा और तो टाइमली बोल दिया करें।
आर बी की वैल्यू आपने ये निकाली है, ये इधर पुट कर देते हैं, के बी इंटू बी माइनस एक्स, और आर एफ की वैल्यू आपके पास ये है माइनस के एफ ए प्लस एक्स। जबकि मैंने कहा कि एट इनिशियल इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम इनिशियल इक्विलिब्रियम पे था, तब ए की इनिशियल कंसंट्रेशन, ए बी की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल बी थी, और उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल था, जो कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। और ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे थी, और ये के बी, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो कि स्मॉल बी थी। इसको जरा आप ओपन करें तो इसको यूं लिखा जा सकता है, dx ओवर dt इज इक्वल टू के बी बी माइनस के बी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस के एफ ए माइनस के एफ एक्स। आप इसको भी देखें और आप इसको भी देखें, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यानी आप यूं कहें कि मैं के बी बी की ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, तो फिर ये क्या बनेगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू के बी बी की बजाय मैं लिखूंगा के एफ ए माइनस के बी एक्स माइनस के एफ ए और माइनस के एफ एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जो कुछ बाकी है वो मैं लिखने लगा हूं, dx ओवर dt इज इक्वल टू, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, माइनस एक्स कॉमन है, तो ये बनेगा के एफ प्लस के बी। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप गौर से देखें तो ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ही होता है कि वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है और फिर इंटीग्रेशन की जाती है, वेरिएबल सेपरेट करने में। इक्वेशन आपके पास एक्सप्रेशन ये है, dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस के एफ प्लस के बी इंटू एक्स। वेरिएबल इसमें कौन कौन से हैं, x और t इसमें वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, dx ओवर x हो जाएगा माइनस के एफ प्लस के बी इंटू डी टी हो जाएगा, इसका भी इंटेग्रल। और इसका आप ये बात जानते हैं कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद हो तो उसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं, यानी इसको यूं लिखा जा सकता है 1 ओवर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एफ प्लस के बी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रल क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और आप जानते हैं कि c की वैल्यू इनिशियल कंडीशन यूज करके निकाली जा सकती है। इनिशियल कंडीशन क्या है, जब t 0 था सिस्टम इनिशियल इक्विलिब्रियम पर था, और तब x क्या था, x तो था
तब x क्या था? x वैसे क्या चीज है? x क्या चीज है? Concentration of product at any time. x जो है वो इंटरमीडिएट फाइनल इक्विलिब्रियम से कंसंट्रेशन की डेविएशन है। इस बात को समझाने के लिए मैं पिक्टोरियल डायग्राम ड्रा करता हूं। मैंने आपको बताया कि दो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हैं, एक कंसंट्रेशन है और मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले रहा हूं, और दूसरा वेरिएबल टाइम है। जब मैंने पर्टर्बेशन कॉज की थी तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इक्वल थी, मैं कह रहा हूं कि कांस्टेंट थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। मैं B की बात कर रहा हूं तो B कांस्टेंट था, यानी वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा था, कांस्टेंट था। और B की उस वक्त कंसंट्रेशन क्या थी? उसको मैंने स्मॉल b का नाम दिया था। लेकिन जब मैंने पर्टर्बेशन कॉज की, और मैंने पर्टर्बेशन इस तरीके से कॉज की कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये जो सिस्टम है ये बैकवर्ड में शिफ्ट हुआ, तो B की कंसंट्रेशन कम हुई। जो कंसंट्रेशन कम हुई है उसको मैं इधर ड्रा करने लगा हूं कि B की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हुई और फिर कांस्टेंट हो गई। क्यों? सिस्टम ये चाहता है कि वो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाए। इस स्टेज पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, लेकिन इसको मैंने इनिशियल इक्विलिब्रियम का नाम दिया है। लेकिन मेरी पर्टर्बेशन के नतीजे में सिस्टम ने रिस्पांस किया, सिस्टम ने खुद को रिलैक्स किया और दोबारा इक्विलिब्रियम गेन कर लिया, और वो इक्विलिब्रियम ये है। इधर आके B की कंसंट्रेशन फिर कांस्टेंट हो गई। ये फाइनल इक्विलिब्रियम है या सेकंड इक्विलिब्रियम है। X क्या है? जितना कम है डिक्रीज इसमें आया। X इस फाइनल इक्विलिब्रियम से डेविएशन का नाम है। यानी यहां पर डेविएशन ये है, इधर आए तो डेविएशन ये हो गई, x की वैल्यू है ये, इधर आए तो x की वैल्यू और ज्यादा हो गई, यहां हम आए तो x की वैल्यू और ज्यादा हो गई, मैं यहां आया तो x की वैल्यू और ज्यादा हो गई। जो मैं t ले रहा हूं ना, वो यहां पर t 0 है और यहां से आगे t है, इधर कोई भी वैल्यू है। तो जब t 0 है तब x मैक्सिमम है, और उसी को हम x नॉट का नाम देते हैं। इट मींस बाउंड्री कंडीशन ये है कि जब t 0 है तब x क्या है? x नॉट है। ये कंडीशन आप यहां पर अप्लाई कर दें, जहां t है वहां 0 कर दें, जहां x है वहां x नॉट कर दें। यानी नेचुरल लॉग ऑफ x नॉट विल इक्वल टू t 0, तो ये वाली टर्म 0, तो c की ये वैल्यू आएगी। c की ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। c की ये वैल्यू अगर आप इधर पुट करते हैं तो फिर ये वाला रिलेशन क्या बनेगा? नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस k f
प्लस के बी इंटू टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नॉट को दूसरी साइड पर ले जाएं, माइनस हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। इस पर लॉग फार्मूला अप्लाई कर दें। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। Then x over x naught will be equal to e raised to power minus kf plus kb into t। और x किसके इक्वल आएगा? x naught e raised to power minus kf plus kb into t। आप जरा मुझे सोच कर बताएंगे कि x की t पर डिपेंडेंस क्या है? एक्सपोनेंशियली नीचे की एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। और वही ग्राफ में दिखाया गया है। फिर भी मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। x इज इक्वल टू एक्स नॉट e रेज टू पावर के एफ प्लस के बी इंटू टी। दो वेरिएबल हैं इसमें t और x। अगर मैं t की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, तो x की वैल्यू कम होगी। अगर मैं t 0 कर देता हूं, e रेज टू पावर 0 1, then x will be equal to x naught, यानी t 0 पर x की वैल्यू मैक्सिमम है और वो x naught है। और अगर मैं t इंफिनिटी कर देता हूं, x 0 हो जाएगा। यही इधर दिखाया गया। t की वेरी वेरी लार्ज वैल्यू पर जो फाइनल इक्विलिब्रियम से डेविएशन है वो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन x t के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। रिलैक्सेशन मेथड्स में आइगन ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसको रिलैक्सेशन पीरियड कहा जाता है। और वो डेफिनेशन ये थी कि जब x की वैल्यू x नॉट बाय e हो जाए तब तक रिएक्शन सिस्टम जो टाइम लेगा वो रिलैक्सेशन पीरियड कहलाएगा। और तब जो t है उसको टॉ से रिप्रेजेंट करेगा। ये डेफिनेशन आप इस पर अप्लाई कर दें। इधर अप्लाई कर दें या उधर कर दें, जहां आपकी मर्जी है। मैं यहां पर करने लगा हूं। ये लॉग ऑफ एक्स नॉट ओवर ई divided by x naught is equal to minus kf plus kb into tau। इसको सिंप्लीफाई कर लें। नेचुरल लॉग ऑफ x naught over e into
1/x0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टॉ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें। ये नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टॉ। ये नेचुरल लॉग ऑफ e विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टॉ। ये माइनस और ये माइनस, इसका आंसर, ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इसको, ये log e किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, यानी 1 इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टॉ, एंड जो टॉ है वो 1/kf प्लस के बी के होता है। यानी अगर आप रिलैक्सेशन पीरियड जानते हैं तो आप दरअसल के एफ प्लस के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही है ना कि अगर आपके पास टा की वैल्यू है, उसका इनवर्स लें तो ये के एफ प्लस के बी की वैल्यू निकाली जा सकती है। देखिए, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी आप जानते हैं। उसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी सपोज ये के एफ ओवर के बी के इक्वल होता है। यानी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जानते हैं, तो इनफैक्ट आप के एफ ओवर के बी की वैल्यू जानते हैं। अगर आप टा की वैल्यू जानते हैं तो इनफैक्ट आप के एफ प्लस के बी की वैल्यू जानते हैं। अगर दोनों की वैल्यूज आपके पास हैं, यानी आपके पास के एफ ओवर के बी की वैल्यू है, सपोज 2 है, और आपके पास के एफ प्लस के बी की वैल्यू है, सपोज 4 है, तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इनको सॉल्व करके इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं।